नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा एक मुख्तसर से सवाल के साथ। क्या प्रधानमंत्री कथित तौर पर अपने नापसंद लोगों को निपटा रहे हैं या फिर उस पार्टी को जाने जाने निपटाने को तैयार हैं जिसको उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कथित तौर पर बना दिया है और अपने रहते जिस पार्टी ने लगातार 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर अकल्पनीय बहुमत हासिल किया है। बखूबी मालूम है कि 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, हिंदी भाषी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके अलावा तेलंगाना और उसके अलावा एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य और उसके बाद 2024 में चुनाव होने हैं। और इन सबसे पहले आपको बखूबी मालूम है कि जो बीजेपी लगातार विजय होती जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के त्रिज्म के चलते, वो अब हारना भी शुरू हो गई है, जिसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश है और उसके बाद एक बड़ा दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक है, जहां दोनों राज्यों में बीजेपी को सरकार गंवानी पड़ी है। बावजूद इसके अब 3 हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव होने हैं जहां सीधे तौर पर बीजेपी का कांग्रेस से मुकाबला है। लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर राजनीति की बात करें तो वहां पर जो जमे जमाए जो क्षत्र थे उनको एक तरह से सीधे तौर पर साइड किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें, आप जानते हैं कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन कुमार वहां की राजनीति में की पिक्चर में नहीं है, बहुत या मुख्य सीन में नहीं है। राजस्थान की बात करें तो जो सबसे ज्यादा चर्चा में वसुंधरा राजे जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको किनारे करने की हर कोशिश की जा रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें जहां जोड़ तोड़ की भाजपा की सरकार है, वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किनारा करने का इंतजाम कर लिया गया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतार दी गई है चुनाव में। और इसके अलावा जो अमित शाह के सबसे खास है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। शुरुआत इस पूरे क्रम की मैं राजस्थान से करूंगा, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया को सबसे बड़ी सबकी नजर लगी हुई कि आखिर बीजेपी उनका किस तरह से इस्तेमाल करेगी, उनको एडजस्ट करेगी या फिर दरकिनार कर देगी। आज के जो हालात हैं उसके हिसाब से विजया राजे, आज के जो हालात हैं उसमें वसुंधरा राजे को सिरे से खारिज किया जा रहा है, सिरे से उनको किनारे किया जा रहा है। आपको मालूम है कि जो 2 कमेटियां घोषित की गई है, जो अलग अलग कमेटी घोषित की गई है, उनमें उनको जगह नहीं दी गई है। उसके बाद जो 4 यात्राएं सरकार के खिलाफ बीजेपी की निकल रही राजस्थान में, उनमें किसी की बागडोर वसुंधरा राजे को नहीं दी गई है। और उसके अलावा आपको यह भी मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हालिया रैली है उसमें उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया था। और जिस वक्त प्रधानमंत्री बोलने वाले थे ठीक उसी वक्त वो मंच पर पहुंची थी। मतलब ये कि चीजें सब सामान्य नहीं है, असामान्य है। जो बातें कही जाती है, जो जिन बातों पर चर्चा होती है, वो वास्तव में खुद बीजेपी अपने स्तर पर या जो तमाम जो चीजें जिस तरह की जो क्रोनोलॉजी है वो इस चीज को दर्शा रही है, उसकी पुष्टि कर रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए फिलहाल अभी बीजेपी के जो मौजूदा फॉर्मेट है, जो मोदी और शाह का फॉर्मेट है, उसमें उनके लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है। इसके बाद वसुंधरा राजे का क्या कदम होगा इस पर नहीं कह सकता है कि पार्टी छोड़ देंगी या पार्टी में निष्क्रिय हो जाएंगी, क्या करेंगी इस पर अभी बहुत कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि वो भी अपने तरीके से, अपने अंदाज में अपनी ताकत का एहसास करा रही है। वजह ये कि इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, उससे ठीक 1 दिन पहले उन्होंने महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम रखा जिसमें जबरदस्त भीड़ आई थी। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की बीजेपी की एकमात्र करिश्मेटिक लीडर है, जिनका पैन इंडिया यानी पूरे राजस्थान में हर विधानसभा में अपना प्रभाव है, उनका करिश्मा वहां है, उनके अपने कार्यकर्ता हैं। बावजूद इसके उनको दरकिनार आखिर पार्टी किस बिना पर कर रही है, आखिर पार्टी की मंशा क्या है? यह साफ है कि नरेंद्र मोदी के युग में या अमित शाह उनके खास हैं, पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे को सबके सामने रखती है, उसके आधार पर उनको जीत मिली है। 2 लोकसभा चुनावों का जिक्र मैंने आपसे किया है, 2014 और 2019 का लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया। उसके अलावा कई राज्यों में जहां बीजेपी का कोई नाम लेने वाले थे वहां सरकारें भी बनी है। लेकिन अब यह भी सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश में पहले हार हुई और उसके बाद कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में बीजेपी की बहुत बुरी शर्मनाक करारी हार हुई थी। फिर आखिर उसके बावजूद ऐसी कौन सी गलतफहमी है, मुगालता है या क्या है कि जो जमे जमाए नेता हैं जिनके दम पर जीत हासिल की जा सकती है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान वो राज्य है जिसमें बीजेपी के लिए संभावना बन सकती है। वजह यह कि कांटे का मुकाबला है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए बहुत स्कोप नहीं है, क्योंकि वहां भूपेश बघेल जितने भी तमाम जो सर्वे आ रहे हैं उसमें उनकी सरकार बनती हुई दिखा रही है। और मध्य प्रदेश में भी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला है। बेहतर स्थिति बताई जा रही है कांग्रेस की। बीजेपी की चूंकि सरकार है, शिवराज चौहान मुख्यमंत्री हैं, अगर कमलनाथ का कार्यकाल 14-15 साल का छोड़ दें
तो लगातार वो पिछले 17 साल लगभग वो मुख्यमंत्री वहां के बने रहे। तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन इससे जो बड़ी चीज है वो ये है कि दरअसल कथित तौर पर कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री और अमित शाह को पसंद नहीं है, इसलिए उनको भी किनारे किया जा रहा है, जिसकी बानगी ये जताती है कि जो चुनाव होंगे उसके बाद उनका मुख्यमंत्री बनना तो बात की चीज है। उससे पहले जो जिस तरह से घेराबंदी हो रही है, चुनाव की जो पूरी रणनीति है उसकी पूरी बागडोर पहले से ही गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। और अब विधानसभा चुनावों के लिए विजय वर्गीय को उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो गए और प्रहलाद सिंह पटेल हो गए और दूसरे एक मंत्री हैं, उसके अलावा जो एक स्थानीय बड़े नेता है राकेश, उनको टिकट दिए गए हैं। और उसके अलावा आपको बखूबी मालूम है कि कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार गिराकर बीजेपी मानने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया हालांकि केंद्रीय मंत्री, लेकिन उनको भी एक तरह से कह सकते हैं कि इस्तेमाल करके एक साइड में बिठा दिया गया है, जबकि वो कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते थे। और यह भी सच्चाई है कि 2018 के चुनाव में जो ग्वालियर जो चंबल वाला एरिया है उसमें कांग्रेस को फायदा हुआ था। और जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपना जो क्रेज था उसका फर्क था। हालांकि बाकी जगह जो कांग्रेस की सीटें आई थी उसमें बाकी लोग चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, उनका अपना प्रभाव रहा था। और अब इस चुनाव में उनकी भूमिका क्या होगी ये भी तय नहीं है। ठीक राजस्थान की तर्ज पे, क्योंकि वसुंधरा राजे उनकी बुआ है, सगी बुआ है, उनको भी मध्य प्रदेश में यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बहुत ज्यादा तरजीह कमेटियों में नहीं मिली है। इवन उनके समर्थकों का एक समर्थक का टिकट भी कटा है और उनके जो कुछ समर्थक हैं वो जो उनके साथ कांग्रेस छोड़ गए थे वो बीजेपी में माफ कीजिएगा कांग्रेस में जाना शुरू हो गए। कई कद्दावर नेताओं ने बीजेपी छोड़ दी है। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां भी बीजेपी के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके आदिवासी नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो यह एक स्थिति है। अब सवाल उठना लाजमी है इन हालात में कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है या ऐसी कौन सी जरूरत है या ऐसी कौन सी थियरी है जिसके आधार पर जो जमे जमाए नेता है उनको साइड किया जा रहा है। ये सच है, ये जो खबरें निकल के आती हैं कि चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वो भी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बीजेपी के दे रहे हैं। जब सरकार कांग्रेस से गिरी थी उनके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्योंकि वो एक लोकप्रिय नेता रहे हैं। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें, रमन सिंह कहीं सीन से गायब हैं। क्या बीजेपी के पास इनका कोई राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में विकल्प है? अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो रमन सिंह के अलावा कोई एक ऐसा नाम नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानते हों कि जो चुनाव जिता सके। और राजस्थान की बात करें तो हालांकि उनके पास कई सारे मुख्यमंत्री के तौर पर आगे पेश किए, जिसमें एक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी हैं, सतीश पूनिया जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि मोदी शाह के करीब हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो हैं। उसके अलावा और आप जानते हैं कि एक सीपी जोशी हो गए और तमाम जो कुछ एक अन्य लोग भी हैं। तो उनको आगे करने की कोशिश की गई है वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड करने का, उनका बैलेंस करने के। लेकिन क्या वो इनमें से कोई एक नाम भी अपनी विधानसभा या फिर लोकसभा क्षेत्र से बाहर किसी की कोई राजनीतिक हैसियत है जीतने जिताने की? ये चीजें सबके सामने है। यही स्थिति मध्य प्रदेश की है। बेशक एंटी इनकम्बेंसी शिवराज चौहान के खिलाफ है क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बहुत लंबा शासन किया है, भ्रष्टाचार के भी आरोप है। लेकिन बावजूद इसके कि क्या पैन मध्य प्रदेश किसी अन्य नेता की उतनी हैसियत है? और छत्तीसगढ़ का जिक्र मैंने आपसे कर दिया। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि आखिर सब कुछ सामने है। 3 राज्यों में चुनाव होने, ये हिंदी भाषी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी अगर हारेगी तो फायदा कांग्रेस को, सरकार कांग्रेस की बनेगी। और उसके बाद 2024 में अगर इन राज्यों में एक सरकार बीजेपी की, अगर बीजेपी से वो भी चलेगी मध्य प्रदेश की, तो फिर 2024 के नतीजों पर उसका फर्क पड़ेगा। हालांकि ये कोई पैमाना नहीं है कि अगर विधानसभा चुनाव जीत लेगी कांग्रेस तो लोकसभा चुनाव जीत जाएगी, जैसा 2018 में हुआ था। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सफलता हाथ नहीं लगी थी, हार हाथ लगी थी। और अब जो स्थितियां बन रही हैं वो स्थितियों में यह भी समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड 2019 तक था वो 2024 में रह पाएगा। वो सब जानते हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा कि अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पर या उनके नाम पर चुनाव जीतना है तो बीजेपी कर्नाटक चुनाव नहीं हारती, हिमाचल प्रदेश चुनाव नहीं हारती। और हिमाचल का एक जबरदस्त किस्सा आपको सबके सामने, जब प्रधानमंत्री एक किसी बागी को जो था अपने रिश्ते का वास्ता खुद फोन करके दे रहे, वो वायरल हुआ था। और उसके अलावा आपको बखूबी मालूम है कि कर्नाटक में जिस तरह से येदियुरप्पा को एक मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी सरकार जोड़ तोड़ की थी, उसके बाद उनको हटा दिया गया था, जो उनका फार्मूला कामयाब नहीं हुआ था। मतलब यह था कि अपनी मन की करने के बाद भी वहां कुछ नुकसान हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी
बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, लेकिन राज्य स्तर पर छत्रपों की जरूरत पार्टी को पड़ती है। कांग्रेस इनको कमजोर करके नुकसान पहले उठा चुकी है और अब जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का युग बीजेपी में वही स्थिति है उसमें ही, क्योंकि जो उनके सामने कल चुनौती हो सकता है या उनके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं या जो उनको सलाम न ठोके या उनकी थ्योरी फिट ना हो तो उसको साइड कर दिया जाता है। अब ऐसे में चुनावी प्रक्रिया जब शुरू होगी सबकी निगाहें उस पर लगी होंगी।